चुप। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो लेक्चर है हमारा, ये भी आपने MA2 में पढ़ी हुई हैं चीज़ें कि जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसका फार्मूला हमने कल डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ही दो चीज़ें हम और फाइंड करते हैं, वो नॉमिनल इंटरेस्ट और रियल इंटरेस्ट, अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। नॉमिनल इंटरेस्ट तो कोई भी जो इंटरेस्ट रेट गिवन होता है क्वेश्चन में, 10%, 12%, 15%, जो भी होगा वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है। जैसे वो आपको कहता है कि आपने एक अकाउंट में 1000 रुपये जमा करवाए और उस पर आपको 10% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट में आपको पहले साल भी 100 रुपये मिलेंगे, 1000 पे 10%, दूसरे साल भी 100, तीसरे पे भी 100, चौथे पे भी 100। लेकिन जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल तो आपको 1000 का 10% मिला 100, दूसरे साल आपको 1100 का 10% मिलेगा 110। तो ये जो इंटरेस्ट की अमाउंट है, ये प्रिंसिपल अमाउंट में, या जिसको हम प्रेजेंट वैल्यू PV कहते हैं, उसमें ऐड होती जाती है और अगले साल का जो इंटरेस्ट की फ़िगर होती है वो पिछले साल के इंटरेस्ट की फ़िगर से बड़ी होती जाती है। अब मिसाल हम यूँ लेते हैं कि आपने अगर 1000 रुपया एक अकाउंट में जमा करवाया और उस पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले साल आपको 1000 पे 100 मिला, वो 100 आपने 1000 में ऐड किया, अमाउंट होगी 1100। दूसरे साल आपको 1100 पे 10% 110 मिला, वो 110 1100 में ऐड कर लिया, तो अब आपकी अमाउंट होगी 1210। तीसरे साल आपको 1210 का 10% मिलेगा 121 रुपये। इस 121 रुपये को आपने 1210 में ऐड कर लेना है, तो टोटल जो आपकी अमाउंट हो जाएगी वो 1431 रुपये हो जाएगी। यानी 3 साल में जब आपने इंटरेस्ट अर्न किया तो 3 साल के बाद जो आपकी फ्यूचर वैल्यू बनेगी वो 1431 बनेगी। अच्छा, अब ये जो टोटल इंटरेस्ट बना वो 431 रुपये, 431 रुपये आपने 3 साल में अर्न किए हैं। तो अगर आप इस 431 को 3 इक्वल सालों में डिवाइड, इसमें वैसे तो आपने इस तरह किया कि 100 रुपये पहले साल अर्निंग हुई इंटरेस्ट में, 110 रुपये दूसरे साल हुई और 121 रुपये तीसरे साल हुई, टोटल मिला के 431 बने। अब इस 431 को अगर 3 पे इक्वली डिवाइड कर दें, यानी बराबर बराबर, अगर तीनों सालों में हमें अगर बराबर बराबर इंटरेस्ट मिलता तो कितना मिलता, तो हम क्या करेंगे, 431 को 3 पे डिवाइड करेंगे। अब जब 431 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो उसमें हमारा जो आंसर आ जाएगा वो तकरीबन 13% या 13 या कुछ % आ जाएगा। यानी 131 रुपये, 132 रुपये, जो भी अमाउंट बनती है वो हर साल हमें मिलेगी। अब इसका मतलब है कि अगर हम 431 के इंटरेस्ट को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं तो हमें हर साल जो इंटरेस्ट मिल रहा है, मिसाल के तौर पे वो 131 रुपये बनता है। तो 131 रुपये हम हर साल अगर अर्न कर रहे हैं तो हमारा इंटरेस्ट रेट जो बनता है 13.1 बनता है। वैसे तो वो 10% है, लेकिन क्योंकि हर साल अमाउंट बढ़ती जा रही है, तो जब 3-4 साल बाद हम कैलकुलेट करते हैं कि ये अमाउंट अगर सारे सालों में इक्वली मिलती, बराबर बराबर मिलती, तो फिर कितनी मिलती, वो 131 रुपये बनी। उस 131 के हिसाब से हमारा जो इंटरेस्ट रेट बन रहा है वो तकरीबन 13.1% बन रहा है। तो ये जो 13% इंटरेस्ट रेट है ये अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है, नॉमिनल तो 10% ही है। अब इसकी आगे मिसाल दी होगी तो उसको भी हम उससे समझेंगे। तो डिफ़ाइन वो यूँ कर रहा है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज़ द स्टेटेड इंटरेस्ट रेट फॉर अ टाइम पीरियड, यानी क्वेश्चन में जो दिया होगा 10% है, 12 है, जो भी होगा क्वेश्चन में दिया होगा तो वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है। जबकि अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का वो डेफिनेशन दे रहा है कि इज़ द इंटरेस्ट रेट दैट इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग की वजह से पहले साल 100 मिले, दूसरे साल 110 मिले, तीसरे साल 121 मिले, मिला के 431 हो गए। तो 431 को 3 पे इक्वली डिवाइड किया तो हमारा अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 13.1 आ गया। इसका एक फार्मूला है अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालने का कि R = 1 + I/N
रेज टू पावर n -1। I जो है वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है क्वेश्चन में जो दिया होगा 10%। n जो है वो नंबर ऑफ़ टाइम पीरियड्स हैं, वो सालों में हो तो 3 साल। फिर वो कंपाउंडिंग आपको पता है कि अगर आपका 6 महीने बाद कंपाउंड हो रहा है तो 1 साल में 2 टाइम पीरियड्स बनते हैं तो n2 हो जाता है। 2 सालों में वो 4 टाइम पीरियड्स बनते हैं तो वो n4 हो जाएगा। 3 सालों में 6 टाइम पीरियड्स बनते हैं तो वो n6 हो जाएगा। तो इसको फार्मूला में पुट करेंगे वैल्यूज़ को तो हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। जैसे अगले पेज पे उसने एक इलस्ट्रेशन दी हुई है, कहता है नॉमिनल रेट इज़ 10% कंपाउंडेड ऑन मंथली बेसिस। 10% पर ईयर है, कंपाउंडेड ऑन मंथली बेसिस कैलकुलेट करने के लिए ये मैंने जैसे कल भी बताया था कि अगर आप किसी एनुअल इंटरेस्ट रेट को मंथली इंटरेस्ट रेट पे फाइंड करते हो तो एनुअल इंटरेस्ट रेट है 10, इसको मंथली पे कन्वर्ट करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे। अब जब 10 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो ये हमारा जो भी आंसर आएगा वो मंथली इंटरेस्ट रेट होगा, नीचे उसने किया होगा। अब ये आपको फिर यहाँ पे नज़र आए। अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ लें। अब कहते हैं कंपनी इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट फॉर 12 मंथ, व्हाट इज़ द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। पहली बात तो ये है कि ये क्वेश्चन करता है शॉर्टकट में, जैसे यहाँ पे उसने आंसर निकाला है ये शॉर्टकट में निकाला है। आप शॉर्टकट को फ़िलहाल प्रैक्टिस के लिए शॉर्टकट को इग्नोर करें और क्वेश्चन को सही तरीके से समझने के लिए सारी चीज़ें देखें। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये उसने जो ये 0.1 निकाला है, जैसे कल भी आपने क्वेश्चन भेजा था, 0.1 है 10 डिवाइडेड बाय 100, 10% है। 10% का मतलब है 10 डिवाइडेड बाय 100 तो वो 0.1 बनेगा। डिवाइडेड बाय इसने 0.1 डिवाइडेड बाय 12 क्यों किया है, इसलिए कि वो मंथली इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना चाहता है, क्योंकि उसका जो कंपाउंडिंग हो रही है वो मंथ की बेसिस पे हो रही है। तो वो मंथली जब कंपाउंडिंग होगी, एक साल में 12 महीने होते हैं तो n की जगह उसने 12 पुट किया यहाँ, क्योंकि एक साल में 12 महीने हैं। ये जो उसकी आंसर इसका आएगा उसमें से 1 को माइनस कर देंगे तो उसका आंसर आया r इज़ इक्वल टू 0.1047। अब 0.1047 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 10.47 आंसर आएगा। ये परसेंटेज में आपका इंटरेस्ट रेट है, नीचे उसने कैलकुलेट करके बताया है यहाँ पे 10.47%। वो उसने इस तरह किया कि इस 0.1047 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि परसेंटेज में आंसर आ जाए। पॉइंट्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का यही तरीका होता है कि जो भी आपका आंसर डेसिमल्स में या पॉइंट्स में दिया हुआ है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग दी हुई है कि कंपनी हैज़ 1 मिलियन टू इन्वेस्ट फॉर 12 मंथ। द चॉइसेस अवेलेबल कौन सी हैं कि वो एक ऐसे अकाउंट में इन्वेस्ट कर दे जिस पे 10% पर ईयर इंटरेस्ट है विद इंटरेस्ट कैलकुलेटेड क्वार्टरली। इंटरेस्ट कैलकुलेटेड क्वार्टरली का मतलब है कि वो कंपाउंड होता है क्वार्टरली। साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। तो आप 10% को जब 4 क्वार्टर पे डिवाइड करोगे तो 10 डिवाइडेड बाय 4 करोगे, आपका जो क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट आ जाएगा वो 2.5 आ जाएगा इस पार्ट का, क्योंकि उसने क्वार्टरली वो बोला है। तो क्वार्टर पे कन्वर्ट करेंगे 10% को, तो जब क्वार्टर पे कन्वर्ट करेंगे तो वो 2.5 आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 4। दूसरे में वो कहता है कि आप डिपॉज़िट करवा दें एक ऐसे अकाउंट में जिसका इंटरेस्ट रेट तो 10.25 है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट मिलता है साल बाद, एनुअली मिलता है। अब हम इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि 1 लाख को हमने जमा करवाना है एक ऐसे अकाउंट में जिसमें 10% मिल रहा है पर ईयर और वो क्वार्टरली मिल रहा है। तो पहले तो हमने इंटरेस्ट रेट जो आय निकालना है पर क्वार्टर वो है 2.5, ये याद रखना है। अब फार्मूला क्या है? फार्मूला हमने पढ़ा था फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस r रेज टू पावर n। फ्यूचर वैल्यू हमने फाइंड करनी है। प्रेजेंट वैल्यू है 10 लाख
इसको 10 लाख प्रेजेंट वैल्यू है, इंटू 1 प्लस आर, आर कितना है, आर है 2.5, 2.5 डिवाइडेड बाय 100, 100 से इसलिए डिवाइड करते हैं कि परसेंटेज में हो जाए। तो रेज टू पावर n, साल में अगर हर क्वार्टर के बाद कंपाउंड होगा तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी। इसलिए आपका जो फार्मूला होगा वो 10 मिलियन, 10 को मिलियन कंसिडर करें, आगे मैं ज़ीरो नहीं लगा रहा, इंटू 1 प्लस 2.5 को जब 100 पे डिवाइड करेंगे ना तो वो 0.025 आ जाएगा, 0.025 जब 2.5 को 100 पे डिवाइड करें। रेज टू पावर n में 4 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे आपका एक आंसर आ जाएगा। दूसरे पार्ट में आपका इंटरेस्ट जो है ना वो सिर्फ 10.25% है, साल में एक ही दफ़ा मिलेगा। साथ ही बात है 10 लाख का 10.25% कैलकुलेट करेंगे तो 10 लाख का 10.25% आ जाता है 1,02,500। पहले की कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा, वो आप टेस्ट अंडरस्टैंडिंग के आंसर से देख लें या ख़ुद कर लें, ये आसान है। प्लस 10 लाख करेंगे तो हमारी जो टोटल अर्निंग बन जाएगी दूसरे ऑप्शन में, इस ऑप्शन में वो 11,02,500 बन जाएगी। पहले ऑप्शन का जो मैंने चीज़ें लिखवाई हैं उसके को डाल के कैलकुलेट करें। अगर पहले ऑप्शन में वैल्यू 10,02,500 से ज़्यादा 11,02,500 से ज़्यादा आती है तो फिर पहला ऑप्शन चूज़ करेंगे, और अगर 11,25,000 से कम आती है दूसरे ऑप्शन पहले ऑप्शन में तो फिर हम दूसरा ऑप्शन चूज़ करेंगे। ये होता है चॉइस करने के लिए कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के, तो आप कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। कंपाउंडिंग के ज़रिए आप देख लेते हैं कि जहाँ से आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा वो ऑप्शन आपने चूज़ करना है। दूसरी चीज़ है डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग का अपोजिट है। कंपाउंडिंग में आप फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू इनटू कंपाउंड फार्मूला 1 प्लस आर रेज टू पावर n। अब ये वाला 1 प्लस आर रेज टू पावर n अगर इक्वल के इस तरफ आ जाए तो ये फ्यूचर वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा और हमारा प्रेजेंट वैल्यू का आंसर आ जाएगा। डिस्काउंटिंग में हम इस फार्मूला को रीअरेंज करके प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू का जो फार्मूला बनेगा वो फिर बन जाएगा फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू पावर n। अच्छा, इसको एक बात और याद रखें कि ये जो प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू पावर n है, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू पावर n। मैथ का रूल है कि अगर कोई चीज़ डिनोमिनेटर में है तो उसको इस फॉर्म में अलग से भी लिखा जा सकता है और पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब इस पॉइंट को याद रख लें। अब ये जो आपका 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू पावर n, इसी चीज़ को मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कहा जाता है डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर या डिस्काउंटिंग फैक्टर, DF लिख दिया डिस्काउंट फैक्टर। तो यही डिस्काउंट फैक्टर हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्यूचर वैल्यू के साथ तो हमारे प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। अब ये जो डिस्काउंट फैक्टर है ना, इसका ये आपने फाइंड नहीं करना होता। क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट फैक्टर का टेबल दिया होता है। जब आपका वो आएगा, पेपर आता है सामने आपके, लोड होता है, तो उसके ऊपर राइट कॉर्नर पे उसने फार्मूला शीट और वो सारी चीज़ें अटैच की हुई होती हैं और वहाँ से जाके आप उसकी वैल्यू देख सकते हैं। ये भी मैं आगे सिखाऊंगा कि वो वैल्यू कैसे देखते हैं। वैसे पहले भी हमने क्लास में किया था, MA2 की क्लास में। तो ये प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कैसे करनी है वो उसने नीचे डिफ़ाइन कर दिया, मैंने वो चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी है। कहता है कि ये जो डिस्काउंटिंग की टेक्निक है ना,
इसके लिए कुछ एजम्पशन है। हमने कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है ना, तो वैसे तो उस प्रोजेक्ट से आपको अर्निंग पूरा साल होती रहती है। पहले महीने भी कुछ पैसे मिल गए, दूसरे महीने भी मिल गए, तीसरे महीने भी मिल गए, चौथे महीने भी मिल गए। लेकिन आप एज्यूम कर लेते हैं कि 1 साल की पूरी अर्निंग आपको साल के शुरू में मिल जाएगी, या आप ये एज्यूम कर लेते हैं कि वो आपको साल के एंड पे मिल जाएगी। अब ये जो साल के शुरू वाली एजम्पशन है ना, ये इसमें अभी पहले शुरू के क्वेश्चंस में नहीं होगा। एडवांस एक होती है एडवांस पेमेंट, एक होती है पेमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईयर। एडवांस पेमेंट में थोड़ी सी कैलकुलेशन का फ़र्क आ जाता है, फार्मूला वही है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन का फ़र्क आ जाता है, और आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कम या ज़्यादा हो जाती। जबकि आपकी जो एट द एंड ऑफ ईयर मिलेगी ना, ये नॉर्मल क्वेश्चन एंड पे ही होता है। अब आपका जो पहला साल है ना, जिस साल आपने इन्वेस्ट किया है उसको ईयर ज़ीरो कहते हैं। ये जो T0 लिखा है ना उसने, ये ईयर ज़ीरो है। मतलब जनवरी 2020 में आपने इन्वेस्ट किया, तो जो 2020 है ये आपका ईयर ज़ीरो है। 2021 आपका ईयर 1 होगा, यानी इस साल के आखिर में, वो 2020 के आखिर में आपका 1 साल पूरा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि 2021 आपका साल 1 कंप्लीट होने के बाद आया, वो फिर आगे इस तरह चला जाएगा। तो ईयर ज़ीरो से हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपका जो कैश फ्लो है वो एडवांस में है, और अगर एंड पे है तो फिर हम ईयर 1 से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन फिर हमारी इन्वेस्टमेंट ईयर ज़ीरो में ही होती है। जब इन्वेस्टमेंट आपने जनवरी 2020 में की है तो इन्वेस्टमेंट आपकी ईयर ज़ीरो में हुई। ईयर ज़ीरो में ये बात पॉइंट याद रखना है कि जो आपका ईयर ज़ीरो होता है ना, Y0 कह लें या T0 कह लें, इसमें आपका डिस्काउंट फैक्टर इज़ इक्वल टू 1 होगा। ये भी हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ। डिस्काउंट फैक्टर 1 इसलिए होगा कि आपने अभी तक आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है या वैल्यू ऑफ मनी है वो कम नहीं हुई। मतलब 2020 के जनवरी में आपने 1 जनवरी को इन्वेस्ट किया पैसा, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू सेम डेट पे वही है जो है, इसलिए उसका डिस्काउंट फैक्टर 1 होता है। टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती रहती है, तो फिर वो डिस्काउंट फैक्टर हम कैलकुलेट करते रहते हैं या टेबल से देखते हैं। डिस्काउंटिंग का फार्मूला ये वाला जो है, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। 1 + r⁻⁻n, ये इन्वर्स की वजह से होता है, यानी 1/n है ना, तो इसको हम n इन्वर्स भी लिख सकते हैं। तो इस फार्मूला को यूज़ करते हुए 1/1 + r⁻n को उसने 1 + r⁻−n भी कर दिया। इन्वर्स का मतलब नेगेटिव पावर। r इज़ द इंटरेस्ट रेट और n इज़ द नंबर ऑफ़ टाइम पीरियड्स, वो हमें पहले ही पता है। ये फिर उसने नीचे यहाँ से लिख दिया है कि जो डिस्काउंट फैक्टर है वो आप डिस्काउंट टेबल आपको दिया होगा, तो उसमें आप देख सकते हैं 1 से 20% तक आपको दिया होता है। क्वेश्चन में आपको जो परसेंटेज दी होती है वो 20% से ज़्यादा नहीं देता, क्योंकि आपके पास अवेलेबल टेबल ही 20% है। फिर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग दी है कि कैलकुलेट हाउ मच शुड बी इन्वेस्टेड नाउ इन ऑर्डर टू हैव 250 इन 8 ईयर्स। अब ये जो 250 है ये फ्यूचर वैल्यू है जो हम फाइंड करते हैं कंपाउंडिंग के फार्मूला से। डिस्काउंटिंग वाले क्वेश्चन में हमें ये फ्यूचर वैल्यू गिवन होती है, इसको यूज़ करते हुए हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं। फार्मूला हमने पढ़ा है कि प्रेजेंट वैल्यू इज़ इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट फैक्टर। ठीक है, तो डिस्काउंट फैक्टर फ्यूचर वैल्यू है 250। डिस्काउंट फैक्टर कैसे देखेंगे, वो टेबल देखना आपको आना चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। वो कहता है कि आपने इन्वेस्ट कितने साल के लिए किया, 8 ईयर्स के लिए, और इंटरेस्ट रेट है 12%। तो आप जब डिस्काउंट फैक्टर का टेबल सामने रखेंगे, उसमें 12% के नीचे 8वें साल में एक डेसिमल वैल्यू होगी 0.0 समथिंग या 0. जो भी वो वैल्यू आप यहाँ डिस्काउंट फैक्टर की जगह इधर पुट करेंगे, 250 को उस डिस्काउंट फैक्टर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग भी दी हुई है। यहाँ पे टाइम 6 ईयर है, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू आपकी फ्यूचर वैल्यू 25,000 है, और प्रेजेंट वैल्यू आपने फाइंड करनी है, इंटरेस्ट रेट 10% है।
तो वहाँ पे वो 12% था, यहाँ पे 10% है। तो वो दोनों क्वेश्चन डेसिमल अंडरस्टैंडिंग आपने कर लेनी है, अगर समझ नहीं आएगी तो हम डिस्कस कर लेंगे। अगला टॉपिक उसने दिया कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले भी मैंने बताया कि जो आप इंटरेस्ट रेट किसी भी लोन वगैरह के ऊपर पे करते हैं ना, तो उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट, मुख्तलिफ नाम देते हैं हम। तो 3 टर्म्स उसने दिए हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिस्काउंट रेट और रिक्वायर्ड रिटर्न। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में दी होती हैं, इसको यूज़ करके आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के मेथड्स हैं ना, वो डिफरेंट है। पहला है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड का मतलब ये होता है कि आप अगर 5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट में, हर साल आपसे उसको कोई रिटर्न मिल रहा है, तो उस रिटर्न पे डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए आपको हर साल उस प्रोजेक्ट से रिटर्न मिल रहा है, तो आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 5 सालों में पूरी हो जाएगी। तो वो 5 साल जो होगा आपका पे बैक पीरियड होगा। पे बैक पीरियड विदाउट डिस्काउंट फैक्टर भी होता है और विद डिस्काउंट फैक्टर भी होता है। वो दोनों तरह के क्वेश्चन आगे आएंगे, वो हम उसको अटैम्प्ट करेंगे। दूसरा जो मेथड है एनपीवी मेथड। एनपीवी मेथड और ये जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो पे बैक पीरियड है, इसका मेथड सेम है, सिर्फ एंड पे जाके उसका कैलकुलेशन का थोड़ा सा फ़र्क है कि डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में हम नंबर ऑफ़ ईयर्स फाइंड करते हैं कि कितने टाइम पे हमें अमाउंट वापस, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वापस हो जाएगी, और एनपीवी में हम ये देखते हैं कि अगर एक प्रोजेक्ट में हमारी टोटल लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट 6 साल है, तो उस 6 साल में हमें नेट रिटर्न कितना मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और 6 साल में जो टोटल रिटर्न हुआ आपको वो 7 लाख रुपए हुआ, तो इसका मतलब है कि आपने 1 लाख रुपया उस प्रोजेक्ट से अर्न किया है। तो वो जो 1 लाख रुपया है ना, वो एनपीवी कहलाएगी, वो उसका मेथड आगे आएगा। और एक होता है आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? वो डिस्काउंट या इंटरेस्ट रेट, आईआर इंटरेस्ट रेट, जिस पे आपकी एनपीवी इज़ इक्वल टू 0 हो जाए। यानी आईआरआर का मतलब क्या है? आईआरआर इज़ एन इंटरेस्ट रेट जिस पे आपकी एनपीवी 0 हो जाए। एनपीवी 0 होने का मतलब है कि जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है उतना ही आपका रिटर्न हो, तो आपकी एनपीवी 0 हो जाती है। और जिस इंटरेस्ट रेट पे आपकी ये एनपीवी 0 हो जाएगी, वो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहलाता है, आईआरआर कहलाता है। पे बैक पीरियड को डिफ़ाइन कर रहा है कि इज़ द टाइम ऑफ पे बैक पीरियड इज़ द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट विल टेक टू पे बैक द मनी। मैंने पहले बता दिया कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने अरसे में रिटर्न हो जाएगी, वो आपका पे बैक पीरियड होता है। अगर 2 डिफरेंट डिसीजन क्राइटेरिया, यानी कहते हैं क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे? अगर आप 2 प्रोजेक्ट दिए हुए हैं, दोनों प्रोजेक्ट में पे बैक पीरियड पे आपने डिसाइड करना है कि कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। तो जिसका पे बैक पीरियड कम हो, यानी जिसमें आपको रिटर्न जल्दी मिले, उस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करेंगे। ये इसका डिसीजन क्राइटेरिया होता है। और कहता है कि कंपेयर द पे बैक पीरियड टू द कंपनीज मैक्सिमम रिटर्न टाइम अलाउड एंड। अच्छा, एक होता है कि प्रोजेक्ट एक ही है और एक होता है कि 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट है। दोनों का डिसीजन क्राइटेरिया उसने बताया। अगर प्रोजेक्ट दूसरे का, तो मैंने पहले बता दिया कि 2 प्रोजेक्ट अगर आपके होंगे तो दोनों में से वो प्रोजेक्ट आप चूज़ करेंगे पे बैक पीरियड की बेस पे, जिसका पे बैक पीरियड कम होगा, जिसमें से आपको रिटर्न जल्दी हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट जल्दी वापस आ जाएगी। अगर एक ही प्रोजेक्ट है, उसको कैसे डिसाइड करेंगे कि उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उसका तरीका ये है कि उस अकेले प्रोजेक्ट की आप, कंपनी ने एक रूल बनाया होता है कि हम सिर्फ उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे जिसका पे बैक पीरियड 5 साल या उससे कम हो। कोई भी टाइम कंपनी रख सकती है। अब आपको एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है जिसका पे बैक पीरियड 6 साल है, तो डेफिनेटली आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वजह यह है कि कंपनी की पॉलिसी 5 साल या उससे कम पे बैक पीरियड वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने की है। तो जो प्रोजेक्ट उससे ज़्यादा टाइम में पे बैक पीरियड उसका ज़्यादा होगा, उसमें हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे।
सिंपल जो पे बैक पीरियड है ना वो ये फार्मूला है। मैंने अभी ऊपर भी किया था कि आपने 5 लाख इन्वेस्ट किया, आपका जो एनुअल कैश इनफ्लो है वो 1 लाख है। हमने कल डिस्कस किया था कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हम प्रॉफिट नहीं देखते, कैश फ्लो देखते हैं, कैश कितना मिला और कितना पे किया, इन दोनों का डिफरेंस नेट कैश इनफ्लो होता है। नेट कैश इनफ्लो का मतलब है कि आपका हर साल आपको 1.5 लाख का इनफ्लो होता है, यानी कैश रिसीव होता है, और 50,000 आप दे देते हैं मुख्तलिफ एक्सपेंसेस की मद में, तो आपका नेट जो बच जाता है वो 1 लाख है, तो वो नेट कैश इनफ्लो है। तो हम नेट कैश इनफ्लो से डिवाइड कर देते हैं एनुअल से, तो ये 5 साल हमारा आ जाएगा पे बैक पीरियड। ये सादा डिस्काउंट कैश फ्लो का फार्मूला है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो की टेक्निक अलग होती है। जैसे ये टेस्ट अंडरस्टैंडिंग दी हुई है कि आपने 2 मिलियन इन्वेस्ट किया और नेट कैश इनफ्लो है 5 लाख, तो 2 मिलियन को आप 5 लाख पे डिवाइड कर दें, तो 4 सालों में, यानी 4 सालों में आपका इन्वेस्टमेंट 2 मिलियन की रिटर्न हो जाएगी। तो इसका पे बैक पीरियड 4 साल है इस क्वेश्चन में। वो आप पीछे देखोगे तो यही होगा। एक ये होता है कि आपने, मतलब ये तो सादा क्वेश्चन है ना कि पूरे अमाउंट पैसे मिल रहे हैं। जैसे अगला क्वेश्चन वो कहता है कि आपने 18 लाख इन्वेस्ट किया, 1.8 मिलियन का मतलब 18 लाख डिवाइडेड बाय 3,50,000, इसमें आपका पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। तो ये भी जो भी आंसर आएगा वो पे बैक पीरियड है। तो ये तो टेक्निक आसान है, पॉइंट्स में आंसर आ जाता है। लेकिन जब आगे हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते हम। जब यहाँ पे दिया हुआ है कि हर साल 3.5 लाख मिलेगा, ये है इवन कैश फ्लो। जब आपको इवन कैश फ्लो दिया हो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना मसला नहीं होता। जब अन इवन कैश फ्लो दिया हो फिर फार्मूला नहीं लगाया जा सकता, फिर आपको टेबल बनाना पड़ता है। MA2 में आपने पढ़ा है कि कैश फ्लो 3 तरह का होता है। इवन कैश फ्लो, सबसे पहले आप कह लें कि अनइवन कैश फ्लो। एक साल आपका कैश इनफ्लो 1 लाख है, अगले साल 1,20,000 है, अगले साल 1,30,000 है, उससे अगले साल 2 लाख है। ये अनइवन कैश फ्लो है। एक होता है इवन कैश फ्लो, लेकिन 4 सालों के लिए, 5 सालों के लिए, 6 सालों के लिए, यानी लिमिटेड टाइम के लिए। अगर आपका इवन कैश फ्लो फॉर लिमिटेड टाइम हो, इसको हम कहते हैं एन्युइटी। एन्युइटी का मतलब ही इवन कैश फ्लो फॉर लिमिटेड टाइम है। और अगर आपका इवन कैश फ्लो हो फॉर अनलिमिटेड टाइम, आपको हमेशा एक प्रोजेक्ट आपने लगा दिया, उससे आपको हमेशा ही रिटर्न मिलता रहेगा, एक फ़िक्स रिटर्न मिलता रहेगा, ऐसे यानी इवन कैश फ्लो फॉर अनलिमिटेड पीरियड, ऐसे प्रोजेक्ट को या ऐसे कैश फ्लो को हम परपेचुइटी कहते हैं। तो इन दोनों के क्वेश्चन भी आगे आएंगे, वैसे आपने MA2 में भी किए हुए। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, MA2 की निस्बत F2 में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है क्वेश्चन में। अब ये अगला क्वेश्चन उसने दे दिया अनइवन कैश फ्लो का। कहता है कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 4.5 लाख है, स्क्रैप वैल्यू 5 साल बाद आप जब अपने उस एसेट को बेचेंगे तो 20,000 रिकवर हो जाएगा 5वें साल में। इसका मतलब है ये जो 5वें साल का कैश फ्लो है ना 1 लाख, इसमें ये वाला 20,000 ऐड हो जाएगा, तो असल में 5वें साल में आपको 1,20,000 कैश इन फ्लो मिलेगा। लाख रुपया तो प्रोजेक्ट से मिला, 20,000 का जो आपने एसेट सेल किया वो भी कैश इन फ्लो में आएगा। तो ये सिर्फ जो स्क्रैप वैल्यू होती है ये आखिरी साल के कैश फ्लो में, नेट कैश इन फ्लो में ऐड हो जाती है, बाकी इसका कोई काम नहीं। अब इसको आप देखोगे कि टेबुलर फॉर्म से उसने, फॉर्मेट से उसने सॉल्व किया। दो प्रोजेक्ट दिए में, प्रोजेक्ट ए और बी। ये प्रोजेक्ट ए का कैलकुलेट किया, देखो उसने ईयर 0 से शुरू किया। ईयर 0 में आपने किया इन्वेस्टमेंट। एक उसने टेबल बनाया है, कॉलम बनाया है कैश फ्लो का, और एक कम्युलेटिव कैश फ्लो का। कैश फ्लो तो हुआ पहले साल आपने इन्वेस्ट किया नेगेटिव 4,50,000, ये इन्वेस्टमेंट है क्योंकि कैश आउट फ्लो है, तो कैश आउट फ्लो को हम ब्रैकेट्स में या नेगेटिव वैल्यू कंसिडर करते हैं, तो इसलिए ब्रैकेट में लिखते हैं। ईयर 1 में यानी पहला साल जब कंप्लीट हुआ तो आपको कैश इनफ्लो हुआ 2 लाख, दूसरा साल कंप्लीट हुआ तो कैश इनफ्लो हुआ 1.5 लाख, तीसरे साल में आपको कैश इनफ्लो हुआ 1 लाख। असल में आपने अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 4.5 लाख पूरी करनी है। तो जब आपने पहले साल इन्वेस्ट किया, कम्युलेटिव कैश फ्लो होता है
ईयर ज़ीरो में कम्युलेटिव कैश फ्लो वही लिखा जाता है जो ईयर ज़ीरो की अमाउंट है। ईयर वन में क्या किया जाएगा कि ईयर ज़ीरो और ईयर वन दोनों को ऐड करके यहाँ पे वैल्यू लिखी जाएगी। अब एक नेगेटिव फिगर है, एक पॉजिटिव फिगर है, प्लस माइनस माइनस, आंसर में कौन सा आएगा साइन, बड़ा वाला, यानी 450 नेगेटिव फिगर है, 200 पॉजिटिव फिगर है, तो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन आंसर में 250 नेगेटिव आएगा। नेगेटिव इसलिए कि 450 नेगेटिव था। फिर ईयर टू में आप कम्युलेटिव कैश फ्लो कैसे निकालते हैं? ईयर टू का कम्युलेटिव कैश फ्लो प्लस ईयर थ्री का जो कैश फ्लो है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 250 प्लस 150, 250 नेगेटिव है, 150 पॉजिटिव है, तो नेट आंसर 100 नेगेटिव हो गया। और आखिरी ईयर थ्री में आपको 100 मिला, तो ईयर थ्री में ये वाला 100 जो नेगेटिव था, ईयर थ्री में ये 100 पॉजिटिव मिला। ईयर थ्री के एंड पे आपका कम्युलेटिव कैश फ्लो ज़ीरो हो गया। कम्युलेटिव कैश फ्लो ज़ीरो जिस साल में हो जाएगा वो साल आपका पे बैक पीरियड है, यानी 3 साल इस प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड है। ऊपर तो उसने बताया कि 5 साल तक प्रोजेक्ट चलेगा, तो 5 साल, अगले 2 साल आपको जो एडिशनल कैश फ्लो मिल रहा है वो बेनिफिट है, वो एनपीवी हम कैलकुलेट करेंगे। तो 3 साल पे बैक पीरियड है, उसके बाद प्रोजेक्ट 2 साल और चल गया, वो फ़ायदा ही फ़ायदा है। मतलब 2 साल में आपको 2,20,000 रुपये 2,40,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए या 2,20,000, तो वो एडिशनल बेनिफिट है प्रोजेक्ट का। दूसरे क्वेश्चन में अगर आप देखो, उसी तरह पहले साल 100 इन्वेस्ट किया, नेगेटिव 100 आ गया कम्युलेटिव, दूसरे साल 50 रिटर्न हो गया तो नेगेटिव 50 रह गया, तीसरे साल 40 रिटर्न हो गया तो नेगेटिव 10 रह गया। अब ये देखो कि तीसरे साल के एंड पे आपको जो अमाउंट रिकवर करनी है ना वो सिर्फ 10,000, लेकिन आपको तीसरे साल में मिल रही है 30,000। इसका मतलब है कि आपका पे बैक पीरियड तीसरे साल के मिड में कहीं आ जाएगा। तो वो तीसरे साल के मिड में कहाँ पे आएगा, इसको फाइंड करने का तरीका है कि 2 साल तो पूरे हैं, पहला साल दूसरा साल, तीसरे साल के मिड में कहीं जाके आपका ये 10,000 रिकवर हो जाएगा, क्योंकि टोटल 30,000 है। आप क्या करते हैं कि आपको चाहिए 10, मिला 30, तो 10 को 30 पे डिवाइड कर दें और 12 से मल्टीप्लाई कर दें। 12 क्या है? साल के महीने, 12 से मल्टीप्लाई कर दें। अब 10 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 12 करेंगे ना, तो आंसर आ जाएगा 4। इसका मतलब है थर्ड ईयर में जाके चौथे महीने में आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। तो आपका जो पे बैक पीरियड होगा वो 2 साल और 4 महीने होगा। तो ये इस तरीके से किया जाता है। तो प्रोजेक्ट ए का जो पे बैक पीरियड है वो 3 साल है, प्रोजेक्ट बी का जो पे बैक पीरियड है वो 2 साल 4 महीने है। तो हम प्रोजेक्ट बी को चूज़ कर लेंगे क्योंकि उसका पे बैक पीरियड कम है। फिर है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। अब इसका जो क्वेश्चन है वो आपको इस तरह समझ नहीं आएगा, वो फिर रजिस्टर पे करके आपको समझाना पड़ेगा। तो ये वाला लेक्चर यहाँ तक इसको सुने तो जो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड है ये आपको अगर सही समझ आ जाए तो एनपीवी आपको ख़ुद ब खुद समझ आ जाएगी। तो इसी एक ही क्वेश्चन से, ये जो नीचे उसने दिया हुआ है ना डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का, इसी एक ही क्वेश्चन से मैं आपको पे बैक पीरियड भी समझा दूँगा और एनपीवी वाला टॉपिक भी इसी में कवर हो जाएगा। तो एनपीवी आपको अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा बल्कि वो इसी के साथ ही कवर हो जाएगा। वो एक कॉलम हमें ऐड करना पड़ेगा, वो हम कर लेंगे, उसके साथ ही रजिस्टर पे करवाऊंगा इस क्वेश्चन को आपको। तो ये वाला लेक्चर आप यहाँ तक सुने तो फिर इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में उसको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो 2-3 टॉपिक अगले एनपीवी में सिंपल भी है। एनपीवी फिर अगर आपका कैश फ्लो इवन हो, कैश फ्लो अनइवन हो, कैश फ्लो इवन फॉर लिमिटेड पीरियड हो, कैश फ्लो इवन फॉर अनलिमिटेड पीरियड हो, तो वो 2 अगले सादे सादे फार्मूलाज हैं जो कि आपने MA2 में किए भी हुए हैं। असल में जो आपका F2 का सिलेबस एक्स्ट्रा चीज़ें थी ना, वो एक तो बजटिंग है, फिर वेरिएंस एनालिसिस बड़ा डिटेल में आएगा, और उसके बाद ये कैपिटल बजटिंग में कुछ क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स तरीके के होते हैं, वो हम करेंगे इंशाल्लाह साथ साथ।